शहजाद जी, आपसे पूछ रही हूँ, मैंने एक सवाल पूछा था लेकिन शायद मेरा ऑडियो चला गया। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि वहां पर जा रहे हैं तो कई राजनीतिक दल सवाल करते हैं, उन्हीं में से एक असदुद्दीन ओवैसी भी हैं जिन्होंने ये कहा कि इस पूरे दौरे को लेकर के वहां अगर वो जा रहे हैं तो उन्हें युद्ध रुकवाना चाहिए। उसकी कोशिश प्रधानमंत्री कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं रशियन आर्मी में, जिनको रिक्रूट किया गया वर्गलाकर, उन्हें लाना चाहिए। और ये दोनों ही मुद्दे आपको लगता है अहम हैं? देखिए, सबसे पहले अगर किसी ने पिछले 10 वर्षों में, चाहे दुनिया, ये एको ठीक कर दीजिए, अगर किसी ने पिछले 10 वर्षों में अगर किसी ने भारत के किसी भी व्यक्ति को दुनिया के किसी भी कोने से सुरक्षित वापस लाने का काम किया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और वो इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारे रिश्ते इन सभी देशों के साथ हमने इस प्रकार के रखे हैं, तो इसीलिए तो वो संभव हुआ है। चाहे वो लिबिया हो, चाहे वो सूडान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो वंदे भारत मिशन के द्वारा कोविड में फंसे हुए हमारे भारतीय हो, और कभी कभी तो अखिल स्वामी जी के फेवरेट देश के नागरिक, पाकिस्तान के नागरिक को भी भारत के झंडे के तहत ही सुरक्षित लाया गया है। तो अखिल स्वामी जी ये बात याद रखिए। यदि आप मखौल उड़ाना चाहते हैं तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि 93 और 97 में भी मणिपुर की घटनाएं हुई थी, 100, 200, 300 लोग मारे गए थे। तो मुझे बताइए, उस समय के प्रधानमंत्री, नहीं एक सेकंड, उस समय के प्रधानमंत्री मैतेई और कुक्कुई से क्यों बात नहीं कर पाए? आप हो गए पाकिस्तान, आप बीच में, अरे हाईली ऑब्जेक्शनेबल क्या है? स्क्रीन पर एक एक व्यक्ति को लीजिए प्लीज। अरे आप बता रहा हूँ मैं आपको क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं करूंगा आपको बता रहा हूँ, कारण बता रहा हूँ भाई साहब। नहीं, क्योंकि मैं बाहर हूँ अनिल, आप प्लीज एक एक करके गेस्ट को लीजिए। इस तरह की आपत्ति बेहुदी मत कीजिए मेरे साथ। सुचारिता जी, मैंने जो भी कहा है, एक एक करके बात रखते हैं, मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इन्होंने कहा इजराइल आक्रामक देश है। देखिए, इजराइल पर आतंकी हमला हुआ 7 अक्टूबर का, वो हमला हमास ने किया। अखिल जी ने हमास की निंदा नहीं की, अखिल जी इजराइल की निंदा करने लग गए। भाई, कोई ये समर्थन नहीं करता अगर कोई जरूरत से ज्यादा हिंसा करे, हम भी उसके पक्ष में नहीं है, पर हमास की निंदा नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप हमास टुकड़ी, आप पाकिस्तान, आप आतंकवादियों के पक्ष में हैं। ये सीधे सीधे बात समझ में आ रही है अखिल जी। अब आप, अखिल जी, अगर आपका दिल हमास के लिए धड़कता है, अगर आपका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, उसमें मैं क्या करूं? आप बोलते उस समय के प्रधानमंत्री तो 26/11 के बाद कोई हमला भी नहीं कर पाते थे, कोई उस पर एक्शन नहीं ले पाते थे। तो अखिल जी, ये आपकी और आपकी मंडली की हकीकत है। आपने तो नॉर्थ ईस्ट को कैसे रखा था, आज नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में लाया गया है, पर वो छोड़ देते हैं। आज मैं केवल अखिल जी से एक ही बात पूछना चाहता हूँ, ये जो सस्ते दाम पे तेल मिल रहा है, इस पर हमें सैंक्शन नहीं लगा है, वो इसलिए क्योंकि हमारे रिश्ते यूएस और यूके दोनों से मजबूत, रशिया और यूएस दोनों से मजबूत है, और वो तेल सस्ते में भारत में बेचा जा रहा है। आपकी सरकारों ने तेल का दाम बढ़ाया है, कर्नाटक में बढ़ा है, तेलंगाना में बढ़ा है। तो अखिल जी, अपनी सरकार को बोलो कि पेट्रोल का दाम जो मोदी जी कम करवा के ला रहे, वो सस्ते दाम पे बेचे। अच्छा, मैं एक चीज ये दीपक बोहरा जी से पूछूंगी, और मैं चाह रही हूँ कि आज क्योंकि हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं भारत और रूस के बीच के जो रिश्ते हैं उन पर बात करके, और ना कि एक प्रतिद्वंदिता यहाँ पर दिखा के या फिर एक सियासी उसे पहलू देके, प्रधानमंत्री का ये दौरा भारत के लिए क्या मायने रखता है, हम अपना हित सोचकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है इस रशिया दौरे की। मैं बार बार कह रही हूँ प्रोफेसर एम्बेसडर बोहरा कि यहाँ रूस भारत का आना, क्या रशिया इस बात की इम्पोर्टेंस समझ रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने तीसरे दौरे में रूस को चुनकर यहां आए हैं? क्या रशिया इसकी इम्पोर्टेंस समझ रहा है कि मोदी ऐसे समय में आए हैं जब बाकी देशों ने उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं? इस इम्पोर्टेंस को रशिया कितना समझ पाएगा? एम्बेसडर बोहरा, ये आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है। अब मैं पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं पढ़ूंगा, वो इधर क्यों नहीं गए, उधर क्यों नहीं गए, रूस क्यों गए हैं। हाल ही में आपने वर्ल्ड बैंक के फिगर्स देखे होंगे कि जो प्रतिबंध लगाए हैं रूस पर, रूस की इकोनॉमी बूम कर रही है। अब वो अपर मिडिल इनकम से हायर इनकम इकोनॉमी बन गई है, तो कोई फायदा नहीं हुआ इन सैंक्शंस का। दूसरा, रूस को इस समय मित्र चाहिए। वो एक अंग्रेजी की कहावत है, स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। भारत खड़ा है उसके साथ कि आपने हमारे साथ कभी धोखा नहीं किया, हम आपके साथ कभी धोखा नहीं करेंगे, ये हमारी परंपरा नहीं है। तीसरी चीज मैम, पूरी दुनिया को संदेश, रशिया के साथ पीएम साहब जरूर बात करेंगे कि यूक्रेन के बारे में जो जंग हो रहा है
क्या इरादा है आपका? आपको मालूम है अभी कुछ घंटे पहले आज सुबह मॉस्को या रशिया ने ध्वस्त कर दिया है कई शहरों को, यूक्रेन में कई लोग मर गए हैं, उसके अंदर मिसाइल बराज किया है। मेरा अब ख्याल है कि वो बताएंगे पीएम साहब को कि अब ये मेरा इरादा है, इसी तरह से हम जंग खत्म करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो और किसी से बात नहीं करेंगे, शायद चीन को भी नहीं बताएंगे क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक शब्द में मैं कहूं इंडिया रशिया रिलेशनशिप में, भारत रूस का जो संबंध है उसका आधार है भरोसा, म्यूचुअल ट्रस्ट। यस, ये जो भरोसा है, जैसा मैंने पहले कहा, ये यहाँ के लोग भी मानते हैं। वो कहते हैं कि इंडियंस को, भारतीयों को ट्रस्ट करते हैं रूसी। तो ये एक दिन का कमाया नहीं है, ये कई दशकों का कमाया हुआ भरोसा है। मैं एक बार कर्नल सिंह आपके पास आते हुए ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ जो भारत के लिए रूस के रिश्तों की अहमियत कई दशकों से रही है, और खासकर जो जी प्लीज बोले एम्बेसडर बोल रहा हूं, ये कई दशकों का कमाया हुआ। मैं इतना ही कहना, सॉरी कर्नल साहब, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं ये कहना चाहता था कि मेरे फादर इंजीनियर थे, मुझे याद है बचपन में उनसे पूछता था कि रशियन इक्विपमेंट, सोवियत इक्विपमेंट आता था कि क्या ये लोग कैसे उसका प्रयोग करते हैं। तो मेरे फादर साहब जो इंजीनियर थे कहते थे कि रूसी लोग चाहे किसी भी देश से हो, किसी भी हिस्से से हो सोवियत संघ के, कहते थे बेटा आजा, बनियान पहन, कच्छा पहन, चल मशीन के अंदर चलते हैं, मैं सिखाऊंगा ये कैसे चलती है, खराब हो जाए क्या करना है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी उस वक्त भी होती थी, मैं 50s और 60s के दशक की बात कर रहा हूं। ये भरोसा उनको तब भी था हमारे ऊपर कि हम वो टेक्नोलॉजी को चोरी नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं कल से यहाँ रूस में लोगों से मुलाकात कर रही हूँ। उन्हीं में से सैमी कोटवानी जी हैं, जो कि यहाँ पर भारतीय समुदाय का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, कोटवानी जी, और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक तरह से बीजेपी का भी प्रतिनिधित्व आप करते हैं। आपने एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी बताई थी, तो मैं चाह रही हूँ कि महाभारत के दर्शक जो हैं उसे जरा सुने, जो आपने नरेंद्र मोदी और पुतिन के बारे में। देखिए, हमें कहा गया है कि 85 साल पहले दो भाई लोग कुंभ के मेले में बिछड़ जाते हैं, और लेकिन फिर से पुनर्जन्म होता है उनका। उनमें से एक मॉस्को में जन्म लेते हैं और दूसरे लेते हैं जन्म इंडिया में। जो मॉस्को में जन्म लेते हैं उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन, जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और जो इंडिया में जन्म लेते हैं उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये दोनों सगे भाई लोग हैं, सोच एक जैसी, चाल एक जैसी, काम एक जैसे, सब कुछ एक जैसा। और इन्होंने एक और दिलचस्प बात कही थी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, और ये कर्नल सिंह आप जरा सुनिए। इन्होंने ये सुबह कहा मुझसे कि उसके पीछे एक सोच ये है कि पुतिन कहते हैं मेड इन रशिया, नरेंद्र मोदी कहते हैं मेड इन इंडिया, तो इसलिए सोच एक जैसी है। तो मुझे ये बताइए कर्नल सिंह आप कि ये क्या जो एक इंडिजिनियस अपने हथियार बनाने की सोच और एक ये साझेदारी वाली सोच, ये दोनों ही नेताओं की एक जैसी है, खासकर मिलिट्री इक्विपमेंट को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन भी जानते हैं, रशिया भी जानता है, यूएस भी जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि अगर आप अपनी ओन कंट्री में बैठकर मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं, वो आपके लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए सबसे अच्छी बात है। आपका अपना रिसर्च डेवलपमेंट होना चाहिए, आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, और स्पेशली ये केस इंडिया के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होता है क्योंकि यू हैव अ चाइना, यू हैव अ पाकिस्तान। सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए आई एम श्योर रशिया ज़रूर समझता है कि जब इंडिया मेक इन इंडिया की बात करता है तो वो जायज़ बात है। अगर आज हम 2 आइटम रशिया से कम ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनसे रिश्ते ख़राब करे हुए हैं। हमने उनके साथ रिश्ते और अच्छे करे हैं कि यस, आज हम आपसे वो टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी लेना चाह रहे हैं, जो हम आपके साथ वापस शेयर करेंगे एज अ बिजनेस। अगर कल वो जहाज बिकता है, ब्रह्मोस उसका लिविंग एग्जाम्पल है। ये नहीं है कि सिर्फ हमें फ़ायदा हो रहा है, उन्हें भी फ़ायदा हो रहा है। अगर आज हम उनका ऑयल खरीद रहे हैं तो उनको भी उतना ही फ़ायदा हो रहा है जितना मुझे हो रहा है। मुझे लगता है उन्हें शायद हमसे ज़्यादा हो रहा है। और एक लास्ट कमेंट में ज़रूर देना चाहूँगा, किसी ने गलती से ये कह दिया कि वहाँ पर डायस्पोरा में गुजराती दिखे। सर प्लीज़ ये पॉलिटिक्स मत करिए, मेरा भारत जो है उसमें गुजरात इंटीग्रल पार्ट है। गुजरात, और इसकी जरूरत भी नहीं है। कर्नल सिंह, आपने बिल्कुल अच्छी तरह से ये बात कही कि
नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री किसी देश का होता है तो वो किसी राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है, वो पूरे देश का है। और यहाँ पर भी जब लोग आते हैं तो मैं ये देख रही हूँ कि अलग अलग हिस्सों से आए हुए, आज सुबह पंजाब से आया हुआ एक परिवार मिला जो यहाँ छुट्टियों के लिए आया था, और उन्होंने कहा कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, यहाँ वो आ रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ मिलेंगे। तो इसमें कोई राज्यों में बंटकर देखने वाली बात नहीं है।